इंडक्टर एक कॉइल है और इंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है। जैसे एक रजिस्टर था और रेजिस्टेंस था। येस या नो? तो इंडक्टर क्या है? बेसिकली एक इंडक्टेंस क्या है? जैसे एक बात समझो, देखो, एक बात समझो, पहले इसको समझाते हैं फिर बात करते हैं। मुझे किसी चीज़ को रोटेट करने के लिए मुझे एक बात समझो, किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी भी चीज़ को घुमाने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो उस पे एक फ़ोर्स लगता है जो उसे घुमा रहा होता है। दिस इज़ बेसिक कांसेप्ट ऑफ मोटर। आ रही बात समझ में? बोलो हाँ या ना? किसी कंडक्टर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पे एक फ़ोर्स लगता है और वही उस मोटर को घुमा रही होती है। डन? डन? दिस इज़ बेसिक कांसेप्ट ऑफ मोटर। जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करता है और उस मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, तो एक ईएमएफ जनरेट होता है। दिस इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जनरेटर। बोलो हाँ या ना? इतनी इतनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो आती होगी, इतनी बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है। अब एक बात बताओ, अगर तुम ध्यान से दोनों स्टेटमेंट को सुना होगा आपने, दोनों स्टेटमेंट में मैंने एक बात बोली है कि मोटर के केस में हम करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखेंगे? करंट कैरिंग कंडक्टर कहाँ रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में। और जनरेटर के केस में हम कंडक्टर को कहाँ घुमाएँगे? कहाँ घुमाएँगे? मैग्नेटिक फील्ड में। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ से? क्वेश्चन ये है कि अब ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा कहाँ से? तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली हमें किसके थ्रू मिलेगा? हमें मिलेगा, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए 2 ऑप्शन थे, एक परमानेंट मैग्नेट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक परमानेंट मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट की प्रॉब्लम ये थी कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर परमानेंट मैग्नेट मतलब एक वो जो बचपन में चुंबक से खेलते थे ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये अपने आस-पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। बस उसी की बात कर रहा हूँ मैं, वही है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाला जो फील्ड है ना, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी जो डेंसिटी है ना, स्ट्रेंथ है, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि वी कैन नॉट कंट्रोल इट, कि हमें अगर कम करना है तो हमें हथौड़ी लेके तोड़ना पड़ेगा इसको, समझ रहे हो? तो वो चीज़ फिजिबल है नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन था दैट इज़ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेट, दैट इज़ व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम किसी कॉइल में जिसमें हम किसी कॉइल में करंट दे करके किसी कॉइल में करंट दे करके एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल बना करके क्या क्रिएट करवा देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? क्या क्रिएट करवा देते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि हम यहाँ पे एक इलेक्ट हमने बात करी मोटर में भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, जनरेटर में भी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब उन दोनों जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक परमानेंट मैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने किसको सेलेक्ट किया? इलेक्ट्रोमैग्नेट को। क्यों? क्योंकि अगर हम कंट्रोल फाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अगर आई को कंट्रोल करेंगे तो हमारा फाई ऑटोमैटिकली कंट्रोल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है हमें? सर अभी इंडक्टर कहाँ है पिक्चर में? आ रहा है, आ रहा है। अभी इतनी बात क्लियर है हमें, ठीक है? तो क्यों हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया, हमें चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, हमारे दिमाग में चल रहा था करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमारे दिमाग में ये चल रहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमारे दिमाग में क्या चल रहा था कि करंट कैरिंग कंडक्टर
प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना? तो ठीक है, एक वायर ले लो, उसमें से करंट फ्लो करा दो। बोलो, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा? बोलो हाँ या ना? ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा नहीं करेगा? एक कंडक्टर लिया, हाँ, नहीं चाहे एसी फ्लो कराओ, चाहे डीसी फ्लो कराओ, करेगा तो है ही, करेगा तो है ही, उसकी टेंशन नहीं है। क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वो तो करेगा, उसकी टेंशन नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया ना, उसकी जो स्ट्रेंथ थी ना, वो बहुत ही वीक थी। समझ में आया? जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी ना, वो बहुत ही वीक थी। तो अब हमें ये भी पता था कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमने एक कंडक्टर लिया, उसमें करंट फ्लो करा दिया, तब भी क्या देख रहे हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, बट ये जो स्ट्रेंथ है उसकी क्या है, बहुत वीक है। तो अब हमने क्या किया, अब उसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने क्या किया कि यार इस तरीके से कॉइलिंग कर दी, घुमा दिया। अब इससे क्या हुआ कि ढेर सारा फ्लक्स यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया। समझ में आया कि नहीं? सारी सारी प्रॉब्लम्स और सारे सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आपको? बोलो यार। हमने पहले एक सिंपल सा कराया, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो बहुत ही वीक मिला। अब हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया, ऐसे मतलब अब हर एक करंट मतलब ए भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ए भी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, तो सारे मिल करके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा मतलब दिस इज़ व्हाट ग्रुप ऑफ फ्लक्स लाइन्स मिलेंगे ना, ग्रुप ऑफ फ्लक्स लाइन्स मिलेंगे ना, यस या नो? इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था वो क्या था? वीक मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा था वो क्या था? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यस या नो? यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा था दैट इज़ व्हाट? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? दिस इज़ वीक मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। डन? अब क्योंकि सेम करंट उसी मतलब यहाँ पे मान लो भी 5 एम्पीयर का फ्लो कराया था, यहाँ भी 5 एम्पीयर का फ्लो कराया, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमें ज़्यादा देखने को मिला। तो एक्चुअली इस तरीके से जब हमने सिंपल वायर को लेकर के इस तरीके से रोल करके फिर करंट को फ्लो कराया और इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इंडक्टर। आई बात समझ में? इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? इंडक्टर। और अगर हमने इसको बिना कॉइलिंग के सिंपल से एक वायर में ऐसे फ्लो करा दिया होता, बेसिकली फिर यहाँ पे इंडक्टर पिक्चर में नहीं आना था। बेसिकली क्या आना था? रजिस्टर। बोलो हाँ या ना? सिर्फ और सिर्फ क्या आना था? रजिस्टर। यार वायर एक बात बताओ, क्या हमने कोई अलग से मटेरियल लिया क्या? क्या हमने कोई अलग से मटेरियल लिया? उसी वायर को ऐसे घुमा करके करंट फ्लो करा दिया। डन? तो इसमें इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू इसमें अगर इंडक्टेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू बात करें तो जीरो नॉन जीरो दैट इज नॉन जीरो, बट इंडक्टेंस की वैल्यू की बात करें दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। बोलो हाँ या ना? इंडक्टेंस की बात करें तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, बट यहाँ पे बात करें तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो नॉन जीरो दैट इज अगेन नॉन जीरो। याद रखना, जीरो मत बोल देना। क्यों? क्योंकि कॉइल है तो रेजिस्टेंस तो होगा ना यार, करंट तो फ्लो हो ही रहा है। बट इंडक्टेंस इंडक्टेंस भी क्या होगा? नॉन जीरो। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है यार ये ऐसा क्या हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि देखो ज़रा, अभी इंडक्टेंस क्या है? इंडक्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी व्हिच अपोज़ टू द चेंज इन व्हिच अपोज़ टू द चेंज इन करंट, व्हिच अपोज़ ऑफ द चेंज इन करंट, व्हिच अपोज़ ऑफ द चेंज इन करंट। अब दिमाग में लेकिन सर ये अपोज़िशन हो कैसे रहा है?
मतलब चलो ठीक है, आप बार-बार बता रहे हो अपोज़ कर रहा है, अपोज़ कर रहा है, अपोज़ कर रहा है, कर क्यों रहा है पहले ये बताओ? ठीक है? वो भी सुन लो यार, कर क्यों रहा है? देखो, आपने सप्लाई दिया, मान लीजिए आपने सप्लाई दिया और यहाँ पर ये है इंडक्टर। अब जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो हुआ, ठीक है, करंट जा रहा था, इधर गया। अब जैसे ही यहाँ पे करंट आएगा, ये करंट बेसिकली क्या करेगा? ये करंट बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा? बोलो हाँ या ना? ये करंट यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, ये वोल्टेज, ये करंट, ये वोल्टेज, ये करंट। अभी दोनों ही ये एसी सप्लाई और ये डीसी सप्लाई, ठीक है? एसी सप्लाई, डीसी सप्लाई। इधर से करंट गया, इसने यहाँ पे फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा, यस या नो? बोलो, फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा, यस या नो? यहाँ पे भी फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ होगा? हाँ। अभी बताओ करंट क्या है? कांस्टेंट या वेरिएबल? करंट क्या है? कांस्टेंट या वेरिएबल? दैट इज़ वेरिएबल, दैट इज़ वेरिएबल। और तो ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दैट इज़ अगेन व्हाट? वेरिएबल। बोलो हाँ या ना? अभी डीसी सप्लाई है, करंट क्या रहा होगा? कांस्टेंट। अब ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। इतनी बात हमें क्लियर है क्या? सप्लाई वोल्टेज वेरिएबल, फ्लक्स वेरिएबल, सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट, फ्लक्स कांस्टेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किस में होगा? एसी में, डीसी में? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किस में होगा? एसी में, डीसी में? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस दोनों में, दोनों में। ये चीज़ें तो समझनी है। मैग्नेटिक फील्ड दोनों में क्रिएट होगा। ठीक है यार? ओके, अब देखो, अभी ये जो फ्लक्स है, अगर हमें पता हो, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ ईएमएफ, ईएमएफ जनरेट होने की कंडीशन क्या है? ईएमएफ जनरेट होने की कंडीशन क्या है? ईएमएफ जनरेट होने के लिए एक चाहिए होता है कंडक्टर और एक चाहिए होता है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अभी कंडक्टर स्टेशनरी है, रोटेटिंग है? बस ये बता दो पहले तो। कंडक्टर स्टेशनरी है, रोटेटिंग है? ये जो कॉइल है, ये रोटेट कर रहा है, रुका हुआ है? मतलब जिस हिसाब से स्टेशनरी है ना, ठीक है? तो कंडक्टर तो रुका हुआ है और तो जो हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, दैट इज़ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ये बात सबको समझ में आ रही है? अगर मुझे यहाँ पे ईएमएफ जनरेट करना है, तो मुझे कंडक्टर जो कि रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए? वेरिएबल। अब बताओ कंडक्टर वाली कंडीशन तो दोनों में है, बोलो हाँ या ना? कंडक्टर वाली कंडीशन तो दोनों में है, बट ये जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, ये किस कंडीशन में है? फर्स्ट में, सेकंड में, एसी में, डीसी में? वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड किस में है? दैट इज़ इन एसी। तो इसका मतलब इस इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ किसमें जनरेट होगा? एसी में या डीसी में? जल्दी बोलो। इस इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ किसमें जनरेट होगा? एसी में, डीसी में? इसमें एसी में। और इसमें ईएमएफ क्या होगा? 0। अब बताओ अगर ईएमएफ 0 है, मतलब वोल्टेज 0 है, वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट? वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट? वोल्टेज 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। इसका मतलब क्या हुआ? इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट, इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट विथ डीसी सप्लाई। बोलो हाँ या ना? ऐसे नहीं समझ में आया? मैथमेटिक्स की लैंग्वेज समझ में आती है तो फैराडेज लॉ पता होगा, दैट इज व्हाट? एन डी फाई बाई डी टी। अब बताओ जो फ्लक्स है, क्या वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी कर रहा है क्या? फ्लक्स इज अ कांस्टेंट और वेरिएबल? फ्लक्स इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ज़ीरो। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
ज़ीरो। वहाँ से भी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो। मतलब एक बात बताओ कि अगर मैंने डीसी सप्लाई दिया, तो ये जो वायर है, एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा? लाइक इट बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट? बोलो हाँ या ना? वो बात अलग है घूम के जाएगा, बट एक सिंपल शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा? क्या यहाँ पे इंडक्टर या इंडक्टेंस पिक्चर में आया? शेप वही है, शेप वही है, बट क्या इंडक्टर और इंडक्टेंस पिक्चर में आया? तो आंसर इज़ नो। मतलब घुमा के वहाँ भी रखा था, घुमा के यहाँ भी रखा था। बट वहाँ पे घूम के करंट जाएगा, बट वहाँ पे इंडक्टर और इंडक्टेंस पिक्चर में नहीं आएगा विथ डीसी सप्लाई। बट अगर यहीं पे आ जाओ, अब देखो, अब एक सप्लाई, एक वोल्टेज ये है और यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? बोलो हाँ या ना? और ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू लेंज लॉ, क्या बोलते हैं लेंज लॉ? इफेक्ट अपोज द कॉज। बोलो हाँ या ना? इफेक्ट अपोज द कॉज। So what is effect? What is effect? Effect is generated EMF. Effect is generated EMF. And what is the cause? Cause is the supply current. Cause is the supply current. अब बताओ यहाँ पे जो इंडक्टर है उसके अक्रॉस जो ईएमएफ है क्या वो कॉज का मतलब करंट का अपोज करेगा या नहीं करेगा? बोलो, कॉज का अपोज करेगा या नहीं करेगा? आई बात समझ में? क्या अब ये लाइन्स क्लियर हुई आपको कि इंडक्टर बेसिकली सडन चेंज इन करंट का अपोज क्यों करता है? करंट का अपोज नहीं कर रहा है, बेसिकली उसमें जो चेंज होगा ना उसका अपोज करेगा। क्योंकि क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि करंट कितना फ्लो हो रहा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि उस फ्लक्स में चेंज कितना हो रहा है और फ्लक्स में कितना ज़्यादा चेंज होगा ये कौन डिसाइड करेगा? करंट में जितना ज़्यादा चेंज उतना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज। तो करंट के चेंज से प्रॉब्लम है या करंट से प्रॉब्लम है? इंडक्टर को करंट से प्रॉब्लम है या करंट में चेंज से प्रॉब्लम है? चेंज से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, वो करंट पे फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। क्लियर हुई बात? ये सबसे पहले आपने सप्लाई वोल्टेज दिया होगा। सप्लाई वोल्टेज दिया होगा तो इसने करंट प्रोड्यूस किया होगा। जो एक करंट प्रोड्यूस करेगा, उसने फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा। क्या प्रोड्यूस किया होगा? फ्लक्स प्रोड्यूस किया होगा और वो फ्लक्स वापस ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इनसे जाकर के लिंक करेगा। बोलो हाँ या ना? वोल्टेज दोगे, करंट प्रोड्यूस होगा, वो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। वो जो फ्लक्स होगा, वो इन नंबर ऑफ टर्न से जाकर के लिंक करेगा। तो यहाँ पे एक टर्म होता है फ्लक्स लिंकेज। यहाँ पे एक टर्म होता है यहाँ पे टर्म होता है फ्लक्स लिंकेज। क्वेश्चन है कि फ्लक्स लिंकेज है क्या? व्हाट इज़ फ्लक्स लिंकेज? देखो यार, इतना ज़्यादा इस पे फ्लक्स लिंक करेगा, इतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा कि इसी को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज। अब एक बार फ्लक्स लिंकेज को अपन बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं साई से। फ्लक्स लिंकेज को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? साई से। तो एक बात बताओ, इतना ज़्यादा एक दूसरे से फ्लक्स लिंकेज होगा, क्या ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि फ्लक्स कितना है? बोलो हाँ या ना? मैं बोल रहा हूँ उधर से फ्लक्स आए ही ना, तो क्या आपस में ही कोई फ्लक्स लिंकेज होगा क्या? ये बात सबको क्लियर है? दूसरी बात, अगर मैंने सिर्फ़ एक टर्न रखा, सिर्फ़ एक टर्न, तो क्या बहुत ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा? बोलो यार, नहीं। मतलब फ्लक्स लिंकेज कहीं न कहीं नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। आपस में फ्लक्स लिंकेज नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब साई इज़ इक्वल टू एन फाई। बोलो हाँ या ना? साई इज़ इक्वल टू एन फाई। डन? साई इज़ इक्वल टू एन फाई। चलो, ये तो यहाँ की बात होगी। अब दूसरी बात समझो। क्या? कि
जो साई है और ये जो फाई है, फाई, अब इफ अगर मैं ये बोलूँ कि अगर करंट ही ना आए, तो क्या फ्लक्स आएगा? बोलो यार। जो करंट ही ना आए, तो क्या ये फ्लक्स आएगा? नहीं, साई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एज़ वेल। अब अब यहाँ से करंट कितना आएगा, यहाँ से करंट कितना आएगा, क्या ये सिर्फ़ सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है? बोलो, क्या ये सिर्फ़ सप्लाई पे डिपेंड कर रहा है? अभी तो बहुत बारीक बात है यहाँ पे। देखता हूँ कोई कैच कर पाता है या नहीं। यहाँ से कितना करंट आएगा, क्या ये सिर्फ़ इस करंट पे डिपेंड सप्लाई पे डिपेंड करता है? तो और किस पे डिपेंड करता है? और किस पे डिपेंड करता है? बताओ ज़रा? यहाँ से कितना करंट आएगा, ये इस बात पे भी तो डिपेंड करता है ना कि यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है, वो कितना ज़्यादा अपोज़ कर रहा है। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड, जनरेटेड ईएमएफ। बोलो हाँ या ना? यार मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर आगे से कोई अपोज़ कर रहा है, तो मैं क्या उतने ही स्पीड से आगे बढ़ पाऊँगा क्या? अब एक बात बताओ, अपोज़ किसका हो रहा है? करंट का या चेंज इन करंट का? अपोज़ किसका हो रहा है? करंट का या चेंज इन करंट का? इसका चेंज इन करंट का। तो बेसिकली वो जो चेंज इन करंट है ना, उसके लिए जैसे करंट के फ्लो का अपोज़ हो रहा था, करंट के फ्लो का अपोज़ हो रहा था, तो एक कांस्टेंट आया था, दैट इज़ व्हाट? कर करंट अ, करंट के फ्लो का अपोज़ हो रहा था, तो एक कांस्टेंट आया था, दैट इज़ व्हाट? रेजिस्टेंस ना, दैट इज़ व्हाट? रेजिस्टेंस। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेज है ना, जब इसको अपन हटाएँगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंडक्टेंस, दैट इज़ एल-आई, दैट इज़ एल-आई। ये भी फ्लक्स लिंकेज है, ये भी फ्लक्स लिंकेज है। अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूँ, दैट इज़ व्हाट? तो एन फाई इज़ इक्वल टू एल-आई, एल-आई, ठीक है? या फिर चलो, यहाँ पे एक चीज़ और समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखो, अब एक बात समझो, साई इज़ इक्वल टू एन फाई। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, फ़ैराडे फ़ैराडे लॉ मतलब जो फ़ैराडेज़ ने रूल दिया था, उन्होंने क्या बोला था कि कि रे चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ रेट अ, ऑफ चेंज इन फ्लक्स लिंकेज। बहुत ध्यान से समझो। फैराडे लॉ ने क्या बोला था, मतलब कि बेसिकली फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कितना चेंज हो रहा है, वही बेसिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अब बताओ, साई था क्या? साई था क्या? दैट इज एन फाई। बोलो हाँ या ना? साई क्या था? एन फाई। तो यहीं से बेसिकली क्या आ गया था कि मतलब एन कांस्टेंट हो गया था, एन कांस्टेंट हो गया था, डी फाई बाई डी टी। समझ में आया नहीं? यहीं से आया एक्चुअली ये। सर माइनस साइन नहीं लगाया। अब वो लेंज ने बेसिकली जब वो रूल दिया कि इफेक्ट अपोज द कॉज, तब यहाँ पे बेसिकली क्या लगा दिया गया? माइनस। तो माइनस बस ये बताता है, क्या माइनस बस बेसिकली क्या बताता है? अबाउट लेंज लॉ, अबाउट लेंज लॉ। आई बात समझ में? बोलो यार। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज व्हाट? माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। समझ में आया? अब दूसरा समझो। ये तो मतलब लाइक कि एक तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चुका है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो चुका है। अब अब यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्या वही वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? क्या वही वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर नहीं होगा? बोलो यार। जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, क्या मैं उसी को
वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर नहीं बोल सकता। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट? डी साई बाई डी टी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट? डी ऑफ दूसरा वाला एक्सप्रेशन लेता हूँ मैं, एल इंटू आई डिवाइड बाई डी टी। का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? एल डी आई बाई डी टी। यस या नो? व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? दैट इज एल डी आई बाई डी टी। क्या ये बात हमें क्लियर है? V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्या ये बात हमें क्लियर है? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। और और हमें साथ में ये भी पता है कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, लाइक एन डी फाइव बाई डी टी, या फिर ये जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है एल डी आई बाई डी टी, दोनों क्या हैं? सेम हैं। तो अगर दोनों सेम हैं, बेसिकली मैं ये भी तो बोल सकता हूँ ना, एन डी फाई इज इक्वल टू एल डी आई। या फिर अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूँ, बेसिकली क्या हो जाएगा? एन फाई इज इक्वल टू एल आई। या फिर बेसिकली क्या हो जाएगा? एल इज इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो हाँ या ना? काफ़ी क्वेश्चन है इस पे यही में। एल इक्वल टू वॉट? एन फाई अपॉन आई। बेसिकली इंडक्टेंस, देखो, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे डिपेंड कर रहा है। इसके अलावा इसके अलावा ये मटेरियल में मैं बताऊंगा क्या, कि इंडक्टेंस का जो बेसिक फार्मूला होता है ना, इंडक्टेंस का जो बेसिक फार्मूला होता है, दैट इज व्हाट? एन स्क्वायर अपॉन यस। एन इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्न्स। यस इज व्हाट? दैट इज रिलक्टेंस। दैट इज रिलक्टेंस। अब क्वेश्चन है कि सर रिलक्टेंस क्या होता है? तो रिलक्टेंस इज लाइक अ रजिस्टेंस। जैसे रजिस्टेंस होता है ईएमएफ अपॉन करंट, उसी तरह रिलक्टेंस होता है एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। ठीक है, ये कंपैरिजन है बिटवीन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड मैग्नेटिक सर्किट, उसको भी मटेरियल में कराया जाता है। ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में समझ में आएगी। फिलहाल तो जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है? दैट इज एल अपॉन म्यू इंटू ए। एल अपॉन म्यू इंटू ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि व्हाट इज इंडक्टेंस? दैट इज एन स्क्वायर एल बाई म्यू, एल अपॉन म्यू बाई ए। या फिर एन स्क्वायर म्यू ए अपॉन एल। या फिर फाइनल एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टेंस, दैट इज व्हाट? एन स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टेंस। ये अपन मटेरियल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो जितना लिखवाया है उतना लिख लो। What is n? Number of turns. What is mu? Mu naught. Mu naught is absolute permeability. Absolute permeability. The value is 4 pi into 10 के पावर माइनस 7। ए इज सोलेनॉइड, मतलब आपका जो सोलेनॉइड है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो वो जो कोर होता है और उसकी लेंथ एल। जैसे जैसे हमने देखा था कि ई और आई का जो स्लोप होता है वो हमें क्या बताता है? ई अपॉन आई का जो स्लोप होता है हमें क्या बताता है? फ्लोयर रजिस्टर। तो इसी तरीके से
अगर एक ध्यान से देखो, ऐसे कैसे पता चला था? V इज़ इक्वल टू R इंटू I, लाइक Y इज़ इक्वल टू M इंटू X, Y इज़ इक्वल टू M इंटू X, ठीक है? ओके, अब यहाँ पे समझते हैं थोड़ा-सा। ये सर हमें तो फ़ॉर्मूला क्या पता चला, V इज़ इक्वल टू L dI बाई dt। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, अगर मैं बात करूँ m इज इक्वल टू x की वैल्यू, तो बताओ, अब मैं यहाँ पे इंडक्टर मतलब एक्स एक्सिस पे क्या लूँगा, डी आई बाई डी टी, और वाई एक्सिस पे क्या लूँगा, वोल्टेज। इस सिचुएशन में जो इसका स्लोप होगा बेसिकली क्या बताएगा, जल्दी बोलो, जो स्लोप होगा बेसिकली क्या बताएगा, इंडक्टर, क्या बताएगा, इंडक्टर। बट याद रखना, वाई एक्सिस पे वोल्टेज को रखना है और एक्स एक्सिस पे डी आई बाई डी टी को। क्लियर है? या फिर इसी चीज़ को थोड़ा और, लाइक कि सर ये डी आई बाई डी टी का ग्राफ नहीं समझ में आया, एक फॉर्मूला ये देखा था कि नहीं, एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, बोलो हाँ या ना, एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई। तो फाई इज इक्वल टू वॉट, फाई इज इक्वल टू वॉट, एन इंटू एल इंटू आई बोल सकता हूँ मैं, बोलो हाँ या ना। Like n is a constant, n is a constant, like if y is equal to m into x, मतलब अगर फाई और आई में ग्राफ ड्रॉ करो, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप क्या है, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, स्लोप क्या है, कांस्टेंट। तो इसका स्लोप होगा बेसिकली क्या देगा, गलत तो नहीं हो रहा, उल्टा हो गया क्या, फाई इज इक्वल टू एल बाई एन, एल बाई एन, बेसिकली स्लोप क्या देगा, दैट इज एल बाई एन, मतलब इंडक्टर पर नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप बताओ कि यहाँ पे जो इंडक्टर है दैट इज कांस्टेंट और वेरिएबल, मतलब दैट इज लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट, इंडक्टेंस इज लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट, दैट इज लीनियर एलिमेंट, बस आप ये समझो, ठीक है ना। तो रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ऑल आर लीनियर एलिमेंट। आई बात समझ में? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ऑल आर लीनियर एलिमेंट। चलो फिर से समझ देख लो यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि पाई और आई, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्लोप है ये कहीं ना कहीं सपोज एल दे देगा आपको डायरेक्टली, लगभग एल, क्यों, एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई, ठीक है, समझो ऐसे समझो डायरेक्ट। बट अगर मैं ये बोलूँ, मतलब ऐसा कब हो रहा होगा, ये स्लोप कांस्टेंट कब आएगा, जब आई बढ़ेगा तो उसी रेशियो में क्या बढ़ना चाहिए, आई बढ़ेगा तो उसी रेशियो में क्या बढ़ना चाहिए, फ्लक्स बढ़ना चाहिए। तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे इसे, लीनियर इंडक्टर, क्या बोलेंगे, लीनियर इंडक्टर। बट थोड़ी देर बाद मान लीजिए ऐसा हुआ कि मैं करंट तो बढ़ा रहा, मतलब फ्लक्स तो, करंट तो बढ़ा रहा हूँ बट फ्लक्स नहीं बढ़ रहा, करंट तो बढ़ा रहा हूँ बट फ्लक्स नहीं बढ़ रहा, मतलब क्या हुआ, एल इज इक्वल टू पाई अपॉन आई, मतलब मैंने ये बढ़ाया बट ये कांस्टेंट हो चुका है, तो अब इंडक्टेंस घटना स्टार्ट हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, अब इंडक्टेंस घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या इंडक्टेंस कांस्टेंट रहा, क्या इंडक्टेंस कांस्टेंट रहा, नहीं। तो अगर इंडक्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा, मतलब ये क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। इसका मतलब क्या, अब इंडक्टर नॉन लीनियर कब हुआ, जब उसकी डिपेंडेंसी किस पे आ गई, जब डिपेंडेंसी किस पे आ गई, करंट पे। इंडक्टेंस
इस पे आ गई करंट पे। हाँ, ये भी बोल सकते हो सैचुरेशन पे। सैचुरेशन पे आने के बाद इंडक्टेंस क्या हो गया? नॉन लीनियर। बट अभी फ़िलहाल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बस आप ये समझो क्या, कि अगर इंडक्टेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट से इंडिपेंडेंट है, दैट इज़ लीनियर। और अगर इंडक्टेंस उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट पर डिपेंडेंट हो गया, दैट इंडक्टर इज़ नॉन लीनियर। क्लियर है क्या? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमने डिराइव किया था, कितना आया था? वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर हमने डिराइव किया था, कितना आया था? वेरी गुड। एल डी आई बाई डी टी। याद है ना सबको? याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? डेरिवेशन मैंने दिखा दिया आपको। डेरिवेशन कराया था ना, मतलब लाइक जो छोटा-मोटा डेरिवेशन था बता दिया था। इक्वल टू व्हाट? एल डी आई बाई डी टी। मतलब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज तभी अपीयर होगा जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट ना हो। बोलो हाँ या ना? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0। अगर करंट कांस्टेंट हुआ तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज 0। तो किसी इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अपीयर तभी होगा जब करंट की वैल्यू क्या हो? वेरिएबल। और करंट की वैल्यू वेरिएबल एसी में होती है, डीसी में होती है? एसी में होती है। मतलब इंडक्टेंस पिक्चर में कब आएगा? एसी में, डीसी में? एसी में ही आएगा। बट डीसी का एक केस है ट्रांजिएंट, जिसमें करंट चेंज हो रहा होता है, उसमें भी आता है। ठीक है ना? स्टेडी स्टेट डीसी में नहीं आता पिक्चर में, बट हाँ, ट्रांजिएंट में ज़रूर आता है। ठीक है? खैर वो बात करेंगे, अभी ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते आपको। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू व्हाट? एल डी आई बाई डी टी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज व्हाट? वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि यार अगर हमें वोल्टेज पता है तो करंट भी बात कर लेते हैं। देखो ज़रा, वी एल इज इक्वल टू व्हाट? वी एल इज इक्वल टू व्हाट? एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी। ठीक है? तो मतलब जैसे टी आई इज इक्वल टू टी। टी आई इज इक्वल टू, एक बात बताओ, मुझे ये बताना है कि करंट थ्रू द, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से सुनना। टी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एल अपॉन एल डी टी। मुझे चाहिए करंट। अब ये जो करंट है, ये दो कंडीशन हो सकती है। क्या? एक जो इंडक्टर है, हो सकता है पहले से उसमें से करंट फ्लो हो रहा हो, क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हो सकता है पहले से उसमें करंट फ्लो हो रही हो ना? बोलो हाँ या ना? कि आपको घर वालों ने कुछ 1000 रुपए दिए, बोले जाओ सामान लेके आओ। ठीक है? 1000 रुपए दिए, बोले जाओ सामान लेके आओ। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि क्या मैं, मतलब क्या मैं इस बात ये बोलना कंपल्सरी है, क्या ये बात हमेशा सही है कि आपके जेब में एक ही 1000 रुपए हैं? बोलो। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके जेब में पहले से पैसे हों ना? बोलो हाँ या ना? और वो पैसे आपके पास तभी होंगे काइंड ऑफ जब आपके पास पॉकेट होगा। ऐसा बोल सकता हूँ मैं? मतलब हाथ में नहीं ले रहे हो, लाइक जस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, ठीक है? ज़्यादा प्रैक्टिकल ना जाओ, कि वो पैसे होने की पॉसिबिलिटी तभी है जब आपके पास पॉकेट होगा। मतलब एक एलिमेंट
में पहले से करंट तभी होगा जब उसमें प्रॉपर्टी होगी स्टोरेज की। बोलो हाँ या ना? आप बताओ, इंडक्टर की स्टोरेज की प्रॉपर्टी है ना? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसके पास पहले से करंट हो। क्या ये बात से सब लोग सहमत हो? देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। और मतलब ऐसे समझो, माइनस इनफाइनाइट से टी, माइनस इनफाइनाइट से टी। मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मैं मतलब आप मार्केट में पहुँचे, आपके पास कितने रुपए थे, मैंने पता करने के लिए ना लिमिट लगा दिया। क्या? जब से आप पैदा हुए हो और जब तक आप उस दिन मार्केट में गए, तब तक के पूरे पैसे का डाटा बताओ। अब थोड़ा समझना ध्यान से। अब क्या मैं उस पार्ट को यहाँ से ऐसे बोल सकता हूँ कि यार जैसे मान लो 10 बजे आपको घर से ₹1000 मिले। जब से आप पैदा हुए हो और 10 बजे के बीच में जितना भी पैसा होगा, वो 9 बज के 59 मिनट पे आपकी जेब में होगा। लाइक मतलब अगर कुछ बचा है तो, बोलो हाँ या ना? 9 बज के 59 मिनट पे आपके जेब में होगा, बस मुझे उससे मतलब है। तो क्या मैं इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ? माइनस इनफाइनाइट से 0 तक और 0 से लेकर के t तक। बोलो हाँ या ना? 0 से लेकर के t तक। इस बात को सब समझ पा रहे हो कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ जब आपको पैसे मिले उसके पहले-पहले जितने भी पैसे थे, वो आपके लिए इनिशियल कंडीशन हुआ ना? बोलो हाँ या ना? वो आपके लिए इनिशियल कंडीशन हुआ? सिंपल, वही है इनिशियल कंडीशन। ये जो बेसिकली एक्सप्रेशन है, इस चीज़ को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए, मैंने इसको क्या बोल दिया? IL 0 माइनस मतलब क्या? इनिशियल करंट। डन? उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। लाइक अगर उसमें अगर इनिशियली करंट अगर आपके पास पहले से पैसे नहीं हैं, तो ठीक है ना? जितने पैसे दिए उतने पैसे हैं आपके पास। यस या नो? अगर नहीं है, तो कोई बात ही नहीं है। बट अगर हो सकता है, हम तो उस पॉसिबिलिटी को लेके चलेंगे ना, ठीक है? तो मैं जस्ट ये बोलना चाह रहा हूँ कि टो कंडक्टर के थ्रू कंडक्टर इज़ जनरल एक्सप्रेशन क्या IL 0 माइनस प्लस 1 अपॉन L VL dt. This is exact expression for current in the inductor. बट अगर मैं सिर्फ जेई लेवल पे बात करूं तो आपके लिए इतना सफिशियंट है कि आप क्या याद कर लो 1/L DL dt. दिस इज करंट थ्रू द इंडक्टर। अच्छा, ऐसी सिचुएशन कब होगी? मतलब ऐसा सिचुएशन कब लिया कि हमने इनिशियल कंडीशन को क्या मान लिया? व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर? व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द इंडक्टर? दैट इज 0, सिंपल एज दैट। बोलो हाँ या ना? ठीक है? तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज पे बात हो गई, इंडक्टर के क्रॉस करंट पे बात हो गई। अभी इंडक्टर के क्रॉस पावर, एनर्जी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? करंट। ये क्या आ गया? करंट। ठीक है? अब आगे देखो, ये तो करंट आ गया, वोल्टेज आ गया। अब क्या किसकी बात कर लेते हैं? पावर की। किसकी बात कर लेते हैं? पावर की। तो पावर होता क्या है? व्हाट इज़ पावर? व्हाट इज़ पावर? तो पावर बेसिकली क्या होता है? dt इंटू IT, VT इंटू IT। देखो VT IT क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अभी मुझे पता है कि मैं AC में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडक्टर की बात कर रहा हूँ। ओके, व्हाट इज़ VT? व्हाट इज़ वोल्टेज? अब मुझे पावर अक्रॉस द इंडक्टर जानना है। व्हाट इज़ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर? LDI बाई dt। बोलो हाँ या ना? LDI बाई dt। और यहाँ पे सिंपली IT को क्या लिख दिया? IT। डन। तो ये जो पावर आया है ना,
ये जो पावर आया ना, इसको बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस पावर। तो क्या बोलते हैं? दैट इज़ इंस्टैन्टेनियस पावर, इंस्टैन्टेनियस पावर, ठीक है? डन। अब ये तो पावर हो गया, ये तो पावर अक्रॉस द इंडक्टर। अब एनर्जी की बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एनर्जी इन एनर्जी इन देखो यार, एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। क्या? एनर्जी इक्वल टू व्हाट? पी डॉट dt। एनर्जी इक्वल टू व्हाट? पी डॉट dt। अभी हमने थोड़ी देर पहले पावर के बारे में देखा, क्या हमने? क्या था? वी वी टी इंटू आई टी, वी टी इंटू आई टी डॉट डी टी। अब वी टी क्या है? दैट इज एल डी आई बाई डी टी। डी टी क्या है? एल डी आई बाई डी टी। और दिस इज वॉट? आई टी डॉट डी टी। अब यहाँ पे डी टी कर दो आप कैंसिल। अब डी टी कैंसिल कर दिया, बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? एल इंटू आई टी इंटू डी आई, ठीक है? अब देखो, इट्स लाइक कि अब ये देखने में थोड़ा-सा अनकम्फर्टेबल फ़ील करा रहा होगा। मैं बोलूँ एक्स डॉट डीएक्स का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा? बोलो, एक्स डॉट डीएक्स का। इतना तो आता होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो हाँ या ना? एक्स डॉट डीएक्स का क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाई 2। एक एक्स के पावर एन का क्या होता है? एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1, बस वही करा है। तो यहाँ पे भी वही आएगा ना फिर, क्या? एनर्जी इक्वल टू व्हाट? एल आई स्क्वायर, एल आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एल आई स्क्वायर डिवाइड बाई 2। सिंपली अपन याद क्या रखेंगे? जो फॉर्मूला हमें याद रखना है, हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी इन द इंडक्टर, हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है यार? देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये आप तभी लगाओगे जब उसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा होगा? डीसी। अदरवाइज आप ये जो फॉर्मूला है, ये लगाओगे जब डीसी के अलावा कुछ भी फ्लो हो रहा होगा। हाफ एल आई स्क्वायर तभी लगा सकते हो जब उसमें डीसी फ्लो हो रहा होगा, लाइक 4 एम्पीयर, 5 एम्पीयर। समझ में आया? अब सर, आपने बोला डीसी में तो इंडक्टर पिक्चर में आएगा ही नहीं। यार एक बात बताओ, ये इंडक्टर है, ठीक है? मान लो ये एक तरीके से इंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर ये स्टेडी स्टेट में है, लाइक कि ये तो एनर्जी स्टोर करके रखेगा ना। ये एनर्जी स्टोर करके रखेगा। वो बात अलग है कि पिक्चर में कब आएगा? आफ्टर स्विचिंग। ये बात ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी जब आप ट्रांजिएंट पढ़ोगे, ठीक है? जब आप ट्रांजिएंट पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। मतलब ये लाइक कि ऐसा है ना कि दिखा नहीं रहा है कि मेरे पास एनर्जी है, बट एक्चुअल में इसके पास एनर्जी है। क्यों? क्योंकि कॉइलिंग करी गई है। तो एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर दैट इज़ हाफ एल आई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर। जल्दी बोलो। पावर डिसिपेशन इन आइडियल इंडक्टर, 0। क्यों? क्योंकि आइडियल इंडक्टर का अच्छा, पावर डिसिपेशन इन कॉइल, ये बताओ 0 या नॉन 0?
ज़ीरो या नॉन ज़ीरो? जल्दी बोलो। दैट इज़ नॉन ज़ीरो। सर ये समझ में नहीं आया, समझो। देखो, ये क्या है? दिस इज़ आइडियल इंडक्टर। दिस इज़ आइडियल इंडक्टर। ये क्या है? आइडियल इंडक्टर। ठीक है? दिस इज़ आइडियल इंडक्टर। अब दूसरा, दूसरा क्या है? मान लीजिए ये इंडक्टर है, मतलब एक एक कोई, आप ऐसे सोचो ना, अगर मैं कोई भी कॉइल बनाऊँगा, क्या उसका रेजिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? बोलो, क्या उसका रेजिस्टेंस कभी 0 हो सकता है? नहीं, है ना? लाइक ये एल, एल, और ये क्या हो जाएगा? आर, ठीक है? दिस इज़ व्हाट? प्रैक्टिकल कॉइल। कॉइल एट लो फ्रीक्वेंसी, या फिर इंडक्टर, प्रैक्टिकल इंडक्टर, आइडियल इंडक्टर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो प्रैक्टिकल इंडक्टर, प्रैक्टिकल इंडक्टर एट लो फ्रीक्वेंसी। सर लो फ्रीक्वेंसी और कुछ है क्या? हाँ, एक और है। क्या है वो? ये सारा मैं किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ? ये सारा मैं किसको रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ? इंडक्टर को, है ना? इंडक्टर को अलग-अलग केसेज़ में अलग-अलग बिहेव कर रहा है, ध्यान से देखो। ये क्या? ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, जो कि पिक्चर में पिक्चर में तभी आता है जब उसको आप ऑपरेट करते हो एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। प्रैक्टिकल इंडक्टर एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, प्रैक्टिकल इंडक्टर एट हाई फ्रीक्वेंसी। सर नहीं समझ में आया। एक बात बताओ, एक एक सिंपल सा इंडक्टर लो, कॉइल लो। आप अभी हमारे पास जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है। तो उस समय जब मतलब एक इंडक्टर लिया, आइडियल इंडक्टर तो ख़ैर पॉसिबल नहीं है। जो भी इंडक्टर लोगे, कॉइलिंग करोगे और उसे आप सप्लाई से कनेक्ट कर दोगे, तो वो कौन से केस को फुलफ़िल करेगा? फर्स्ट केस को, सेकंड केस को, या थर्ड केस को? बोलो। मतलब वो उसमें कौन-कौन सा रेजिस्टेंस, कौन-कौन सा एलिमेंट अपीयर होगा? सेकंड केस। कौन-सा? सेकंड केस। बट अगर उसी कॉइल को आप कम्युनिकेशन लाइन में, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में है, गीगाहर्ट्ज़ में है, उसी इंडक्टर को लेके जाओगे हाई फ्रीक्वेंसी पे, तो उसमें 2 एलिमेंट नहीं आएँगे, उसमें तीनों एलिमेंट आ जाएँगे, एल, आर और सी। समझ में आया अब? अब समझ में आया? एंड दैट इज़ नोन एज़ distributed capacitance, which can be measured by, which can be measured by what? Quality meter, which can be measured by Q meter. This is a part of measurement. और की जो सी डी की वैल्यू होती है ना, दैट इज सी वन माइनस एन स्क्वायर सी टू डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस वन। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको मेजरमेंट पढ़ना पड़ेगा। खैर, दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस या फिर सेल्फ कैपेसिटेंस, जो कि पिक्चर में तभी आता है, एक सिंपल इंडक्टर में भी पिक्चर में आएगा, बट वो तब जब उससे किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करेंगे? हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे आते हो ना, जैसे आप ऐसे समझो, या फिर उल्टा समझाता हूँ तो शायद समझ में आ जाए। देखो,
अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सर यहाँ पे सीडी क्यों नहीं आया, तो शायद आपको क्लियर हो जाए। एक बात बताओ, व्हाट इज़ एक्ससी? एक्ससी क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी? बोलो हाँ या ना? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अभी इस सिंपल सी बात बताओ कि अगर ए लो फ्रीक्वेंसी है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, लगभग 0 सपोज़ ओमेगा की वैल्यू क्या है? 0 और इसका मतलब एक्ससी की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। बोलो हाँ या ना? एक्ससी की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। अब बताओ इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट? इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट? इम्पीडेंस इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट? इसलिए लो फ्रीक्वेंसी पे कैपेसिटेंस पिक्चर में नहीं आया, बट वो हाई फ्रीक्वेंसी पे आएगा। आई बात समझ में यार? ठीक है? डन? ओके, नेक्स्ट। इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ magnetic field. The form of inductor stores energy in the form of magnetic field. ठीक है? क्यों? क्योंकि इंडक्टर क्या करता है? इंडक्टर बेसिकली करंट फ्लो होता है और करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यस या नो? तो वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा। ठीक है? एंड ड्यू टू एनर्जी स्टोरेज प्रॉपर्टी, inductor is also called inductor is also called as डायनेमिक एलिमेंट। ठीक है? नेक्स्ट, थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, अंडर स्टेडी स्टेट, अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर अ डीसी सोर्स, डीसी सप्लाई के लिए याद करो, डीसी सप्लाई के लिए सोर्स इंडक्टर कैसा बिहेव करता था? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट? इंडक्टर बिहेव एज अ इंडक्टर हैव एज अ शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। क्यों? क्योंकि वी एल इक्वल टू क्या होता है? एल डी आई बाई डी टी। और फॉर डी सी डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। इसलिए वोल्टेज क्या हो गया? जीरो। और वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट? ये बात हमने पहले ही सीख ली, वोल्टेज जीरो मतलब शॉर्ट सर्किट। ठीक है? नेक्स्ट, इंडक्टर इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन, बोलो, किसको रोक रहा था वो? किसको रोक रहा था? सडन चेंज इन करंट। ठीक है? सडन चेंज इन करंट। डन। अब किसी को लगा सर सडन चेंज करंट कैसे भी पॉसिबल तो होगा, मतलब वो तो चलो प्रैक्टिकली बता दिया था। तो अब अगर अगर किसी के दिमाग में आया कि सर कोई तो तरीका होगा कि सडन चेंज कर ले,
हाँ, एक तरीका है। अब देख लो अगर वो आप कर सको तो। मैं बता देता हूँ। क्या? V इज़ इक्वल टू क्या होता है? V इज़ इक्वल टू क्या होता है? LdI/dt। तो यहाँ पे dt इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? LdI/dt। अब सडन चेंज मतलब टाइम टेंडिंग टू व्हाट? सडन चेंज मतलब टाइम टेंडिंग टू 0। चेंज इस सडन चेंज मतलब dt इज़ इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना? सडन चेंज मतलब dt इज़ इक्वल टू 0। मतलब dt मतलब चेंज इन टाइम मतलब वो गैप, टाइम का गैप। तो सडन चेंज मतलब क्या हो जाएगा? 0। dt की वैल्यू 0। अब बताओ dt की वैल्यू 0 के लिए अप्लाई वोल्टेज की मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? सडन चेंज के लिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? बोलो यार। सडन चेंज के लिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? इनफाइनाइट। लाओ कोई तुम इनफाइनाइट वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, करा दूँगा मैं सडन चेंज। आई बात समझ में? अगर इनफाइनाइट वोल्टेज का वोल्टेज सोर्स लाओगे तो सडन चेंज हो जाएगा। डन? तो ओके, नेक्स्ट जो कॉइल होता है या फिर इंडक्टिव सर्किट होता है, इंडक्टिव सर्किट होता है, उसके लिए टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? L इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट या फिर L बाई आर। L बाई आर लिखो, ये तो डीसी का मतलब है L बाई आर। दिस इज टाइम कांस्टेंट। बाकी क्या होता है ट्रांजिएंट में पढ़ेंगे। टाउ इज इक्वल टू व्हाट? L बाई आर। डन यार? नेक्स्ट क्या? A pure inductor, a pure inductor never dissipate energy, never dissipates energy, only stores, only stores it. Okay, done. हाँ, but practical inductor, but while dissipate some energy due to what? Due to their internal resistance, due to their इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो हाँ या ना? क्लियर है यार? ठीक है। बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टर। उम्मीद है इंडक्टर की थ्योरी आपको समझ में आएगी। ठीक है यार? बाकी एक बार कैपेसिटर खत्म करके फिर अपन नेक्स्ट सेशन में ही इंडक्टर और कैपेसिटर पे बहुत ठीक ठाक से क्वेश्चंस कलेक्ट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? तो